हमने बेसिकली पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इन वन डायमेंशन, ये हमने बात की थी मोशन इन वन डायमेंशन। अब मोशन इन वन डायमेंशन में हमारे पास पोजीशन चेंज करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थे। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या हो जाता है कि आइदर हम एक्स एक्सिस में मूव कर सकते थे या फिर वाई एक्सिस में मूव कर सकते थे, है? मतलब अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूं, आइदर मैं आपकी ओर चल के जा सकता हूं या फिर ऐसे साइड होके जा सकता हूं या फिर पीछे जा सकता हूं। होता था वो एक ही डायमेंशन में होता था, और उसको हम मेजर करने के लिए जब हम आगे जाते थे तो पॉजिटिव लेते थे और पीछे जाते थे तो नेगेटिव लेते थे। ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारा जो एक्चुअल लाइफ में या एक्चुअल हम डे टू डे काम करते हैं, क्या हम बस इसी डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट रहते हैं? नहीं, हम 2 डायमेंशन में भी काम करते हैं, हम 3 डायमेंशन में भी काम करते हैं। 2 डायमेंशन में क्या होता है, अगर मैं साइकिल चला रहा हूं हमेशा सीधा तो नहीं जा सकता, कभी गड्ढा आ गया तो काट के जाना पड़ेगा। तो एक तो मैं सीधा जा रहा हूं, दूसरा डायरेक्शन में घूम रहा हूं साइड में, तो उसे हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। अब अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, मोशन इन 3 डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर हम कोई बॉल फेंक रहे हैं, क्रिकेट देखोगे बॉल जब फेंका जाता है वो तो सीधा जाता ही जाता है, लेकिन स्विंग भी होता है, कभी कभी स्पिन भी हो जाता है, तो उसे वो 3 डायमेंशन का एक एग्जांपल है। तो बहुत सारे डायमेंशंस जब आ जाते हैं, तब यहां पे जैसे हम आगे पीछे बात कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव नेगेटिव लेते थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा डायरेक्शंस आ जाते हैं या बहुत सारी चीजें आ जाती हैं डायमेंशंस में, तो हमें एक चीज का नॉलेज होना जरूरी है, जो कि है वेक्टर। क्योंकि हम उस डायरेक्शंस को पॉजिटिव नेगेटिव से बस बता नहीं सकते, उसके लिए हमें चाहिए होगा वेक्टर का नॉलेज होना। तो मोशन इन ए प्लेन शुरू करने से पहले जो कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो है वेक्टर, उसको हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जाके मोशन इन ए प्लेन हम पढ़ेंगे। जनरली जो हमारे क्वांटिटीज होते हैं वो कौन से कितने टाइप के होते हैं? एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और एक चीज इसमें जो बताया नहीं जाता कभी कभी, वो है शुड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 3 क्वांटिटी उसमें होनी चाहिए, तभी जाके मैं एक क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोल सकता हूं, ठीक है। अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें? अब ये तो जान लिया कि हाँ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर अगर कोई क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल मास, मैं लिख दूं 5 kg, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये 5 उसका मैग्नीट्यूड है और kg उसका यूनिट है। इसको तो हमने, ये स्केलर क्वांटिटी है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो कैसे करूंगा? इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं और उसका एरो हेड दे देते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है, द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और दिस एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता तो ये क्या बताता है? मान लो ये जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 किलोमीटर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ बोल सकते हैं। तो इससे हम ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी वेक्टर को, ठीक है, जिसमें जो लाइन का लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड को, और जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है उसके डायरेक्शन को, ठीक है। अब ये तो समझ लिया ये क्या होता है। अब आते हैं वेक्टर्स में कुछ चीजें या कुछ टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो हम सीखेंगे वो है पोजीशन वेक्टर। इसका नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट प्लेन होता है 3 डायमेंशंस में। जैसे 2 डायमेंशन में हम बोलते हैं ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। अब अगर इसमें 3rd डायमेंशन जोड़ा जाए तो दैट विल बी क्या? जेड एक्सिस, इस बाहर की ओर आते हुए या फिर बोर्ड के अंदर की ओर जाते हुए। लेकिन हम तो ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं ऐसे तो थोड़ी ड्रॉ कर सकता हूं, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे लेटा देते हैं, इसको हम बोल देते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। अब अगर मान लो कोई भी एक बॉडी इस पॉइंट ए पे है, ठीक है, और हाँ बाय कन्वेंशन हम क्या मानते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा होता है ओरिजिन ओ। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पे रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं ओरिजिन से लेके उस पॉइंट ए तक एक एरो बना देता हूं, ठीक है, ये हो गया, उसको नाम दे दो ओ। तो ये जो ओ ए है इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ, मान लो कोई बॉडी है वहां पे, ऑफ द बॉडी एट लोकेटेड एट ए। समझ रहे हो? अगर मान लो कोई बॉडी यहां पे रखा हुआ है, कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा ओ से लेके यहां तक, मान लो ये पॉइंट बी है, तो ओ बी हमारा क्या हो जाएगा? ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी या फिर ऑफ द बॉडी प्रेजेंट एट बी इन एक्स जेड प्लेन। अब अगर कोई चीज, ये जो चीज था ये हमारा था एक्स वाई प्लेन में, ये हो गया हमारा एक्स जेड प्लेन में। अगर मैं वाई जेड प्लेन में कोई चीज रखना चाहूं, ये यहां पे मान लो, यहां पे तो नहीं होगा, अगर वाई जेड प्लेन होता तो वो कैसा होता? ये वाला प्लेन,
ऐसा वाला पॉइंट, तो इसको मैंने लेटा दिया है, तो वो कहां पे हो जाएगा, यहां पे। मान लो इधर सी है, तो ये पॉइंट सी किस पॉइंट या किस पोजीशन पे लाई करता है इन टर्म्स ऑफ या विद रेस्पेक्ट टू दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हम ये बता सकते हैं ओ से लेके सी तक अगर मैं ज्वाइन कर दूं, देन ओसी विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी प्रेजेंट एट सी। समझे पोजीशन वेक्टर क्या होता है? हाँ, इसको लिख लो, समझ में आया पोजीशन वेक्टर क्या है। अब दूसरा चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है पोजीशन वेक्टर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या होता है, ये क्या बोला? मान लो जो ऑब्जेक्ट आपने ए पे रखा हुआ था, ठीक है, यहां से ए पे वो ऑब्जेक्ट है, वो इस एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, वो इस एक्स वाई प्लेन पे चलते चलते इस पॉइंट पे आ गया जिसको हम नाम दे देते हैं डी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, फिर डी पे आ गया। ठीक है, अब इस डी का भी, अब डी जब वो ऑब्जेक्ट इस डी पे है तो उस ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन वेक्टर होगा जो कि ये होगा ओडी, अगर ये वो है तो ये होगा ओडी, होगा या नहीं होगा? अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए से डी तक आया, मतलब अगर मैं ऐसे ही इसको ज्वाइन करता हूं, ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं। ये वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है ए से डी, क्योंकि इस डायरेक्शन में आया, और जब अगर कुछ डायरेक्शन में आया तो कुछ डिस्टेंस में कवर किया होगा या डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तो इस एडी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझे? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इसको भी लिख लो, वेक्टर which tells us how much and in which direction an object has changed its position in a given interval of time। उसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर आता है वो है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक डब्बा रखा हुआ है ऐसे ऑन ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे एक डब्बा रखा हुआ है, मैं यहां पे मान लो मैं खड़ा हूं और मैं इस डब्बे को रस्सी से खींच रहा हूं, डब्बा मेरे से बड़ा है, ठीक है, मैं रस्सी से खींच रहा हूं, तो मैं इस डब्बे पे फोर्स कहां पे लगा रहा हूं? इस पॉइंट पे लगा रहा हूं जहां से रस्सी लगाया गया हुआ है। मान लो यहां पे ना लगा के रस्सी मैं यहां पे लगाता, तो मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं ना, तो जो वेक्टर तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, ये फोर्स भी एक वेक्टर है, क्योंकि मैं उसको एक डायरेक्शन में लगा रहा हूं ना, अगर मैं सीधा खींच रहा हूं या फिर ऐसे खींच रहा हूं, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जिस वेक्टर क्वांटिटी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स का मैंने दिया, फोर्स एक पोलर वेक्टर है, क्योंकि उसका हमेशा कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है या फिर पॉइंट ऑफ या बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पोलर वेक्टर क्या है? वेक्टर्स which have a starting point और point of application। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, फोर्स का हो जाता है, फोर्स है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पोलर वेक्टर्स के। समझे पोलर वेक्टर क्या होता है? चलो, उसके बाद तीसरा आता है एक्सियल वेक्टर। अभी एक्सियल वेक्टर क्या होता है? मान लो कोई चीज रोटेट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो अर्थ, या फिर अगर इसको मैं बोलूं डस्टर, ठीक है, ये डस्टर रोटेट कर रहा है ऐसे, मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो किसके अलोंग रोटेट कर रहा है? उसके एक्सिस के अलोंग। जैसे ये वाला उसका एक्सिस हो गया, तो अगर ये वाला उसका एक्सिस है तो वो उसके अलोंग रोटेट कर रहा है, तो ये जो रोटेट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है ना, अलोंग द एक्सिस। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये उसका मान लो एक्सिस हो गया, ये रोटेट कैसे कर रहा है? इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, ये उसका एक्सिस हो गया जो उसके सेंटर से पास कर रहा है। तो ये वाला जो वेक्टर है जो एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर्स which represents rotational effect and act along the axis of rotation
अब इसके लिए भी हमारे पास जो एक्सिस अलोंग द रोटेशन बोला, इसके लिए भी हमारे पास एक रूल है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ये आप लोग पढ़े भी होंगे। क्या, अगर थंब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे घूमेगा, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वो इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये अगर ऊपर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये आपका एक्सियल क्या बोले एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर हो गया। लेकिन अगर ये ऐसे ना घूम के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता, मतलब ऐसे घूमता इस डायरेक्शन में, तो इसका एक्सियल वेक्टर, इसका एक्सिस कहां पे होगा, यहाँ पे, ये उसका एक्सिस होगा। तो ये घूम रहा है किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कहां होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, रोटेशन विथ राइट हैंड स्क्रू रूल। समझे एक्सियल वेक्टर क्या होता है। दूसरा क्या आता है, इक्वल वेक्टर्स। इसे हम क्या, कौन से वेक्टर को हम इक्वल बोल सकते हैं, दो वेक्टर को हम इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर मान लो दो वेक्टर है, एक है ए बी, हम इसको लिखते जब है ए बी ऐसे लिखते हैं ऊपर एरो साइन, तो मतलब ये क्या बोलता है, ए बी वेक्टर। ठीक है, अगर एक वेक्टर है ए बी और दूसरा है डी सी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड मतलब जो सामने जो भी वैल्यू होगा जिसे हम मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है देन हम क्या बोल सकते हैं, दो वेक्टर या दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। समझे। तो मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी सेम, ये होगा। उसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। दूसरा आता है नेगेटिव वेक्टर। अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या है, इसको इधर समझो। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, ये एक वेक्टर हो गया, मान लो ए और बी, ये एक वेक्टर हुआ, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 है। ठीक है, और एक वेक्टर ऐसा है जो कि है सी और डी, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर होंगे। मतलब हम मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी सी वेक्टर, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन इसका ये बोलता है कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उनका ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसको हम मैग्नीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैं बोलूं ए बी वेक्टर का मॉड या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, लेकिन उसका डायरेक्शन मुझे मैटर नहीं करता उससे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर बोल दो, ए बी वेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद चौथा चीज आता है यूनिट वेक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है, अगर मैं देखो समझो इस बात को, यूनिट वेक्टर क्या है, अगर मैं ए बी वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, या फिर इसको मान लो ए वेक्टर बोल देते हैं। ए वेक्टर उसका वैल्यू कितना है, 5 है ना। तो अगर मैं ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, मुझे जो चीज मिलेगा दैट विल बी आवर यूनिट वेक्टर, और उसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो, अगर मैं 5 को, ये ए वेक्टर हमारा क्या है, 5 इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, 5 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 बाय 5 1 मतलब यूनिट, तो यूनिट वेक्टर होता है। समझे या नहीं समझे। उसके बाद आता है फिक्स्ड वेक्टर। ये क्या होता है, फिक्स्ड वेक्टर हम उसे बोलते हैं जिसका जो इनिशियल पॉइंट होता है। अब अगर ये एक वेक्टर है, वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये उसका जहां से वो पॉइंट वेक्टर स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। अगर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक डिब्बा है और इधर मैंने इधर रस्सी लगा रखा है, ठीक है, तो मैं अगर रस्सी को उठाऊंगा तो फोर्स हमेशा इसी पॉइंट पे लगेगा, इस पॉइंट पे थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा, जहां पे रस्सी लगा हुआ है वहां पे लगेगा। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इधर पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, फोर्स मान लो फोर्स अभी इस ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, तो ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है। तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट हमेशा फिक्स्ड हो, इज फिक्स्ड, उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसका इनिशियल वेक्टर या इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ना हो, इनिशियल पॉइंट
इज नॉट फिक्स्ड। अब इसका एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया, फिक्स्ड वेक्टर का फोर्स होता है, वैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर। नेक्स्ट आता है फ्री वेक्टर हो गया, फिक्स्ड वेक्टर हो गया, और कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, छोटे क्लासेस में ये पढ़े हो। कोलिनियर का मतलब होता है, अरे फिजिक्स में नहीं पढ़े हो, मैथ्स में तो पढ़े हो, कोलिनियर पॉइंट्स हम किसे बोलते हैं, अगर एक लाइन में दो से ज्यादा पॉइंट्स हो तब हम इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोलिनियर जो है उसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है। दो वेक्टर को हम कोलिनियर कब बोलेंगे, अगर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे 2 अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। अलग अलग फोर्स मतलब एक यहाँ मान लो आप यहाँ से आगे धकेल रहे हो और मैं यहाँ से आगे, आप पुश कर रहे हो, मैं सॉरी आप इधर से धक्का दे रहे हो, मैं उधर से धक्का दे रहा हूं, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक ही लाइन ऑफ एक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं। तो ये एक वेक्टर हो गया मान लो ए, और ये एक वेक्टर हो गया मान लो बी। दोनों वेक्टर अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो, दो वेक्टर अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो या फिर एक दूसरे से पैरेलल हो, मतलब अगर मान लो ये कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसपे आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो और मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, तो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो ये दोनों फोर्स पैरेलल हैं। तो अगर दोनों फोर्स पैरेलल होते हैं या फिर सेम लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहे होते हैं, तब हम दो वेक्टर को बोल सकते हैं दे आर कोलिनियर वेक्टर। समझे क्या होता है कोलिनियर वेक्टर, एक्ट अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर, तब हम उसे बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर्स में भी टाइप आ जाते हैं। क्या टाइप आ जाते हैं, देखो मान लो दो वेक्टर, एक ये है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। दूसरा एक है ये ए वेक्टर और ये हो गया ये बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, दोनों सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं, मतलब ये ए और बी कोलिनियर वेक्टर है ना, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस टाइप ऑफ वेक्टर को हम बोलेंगे लाइक वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स मतलब दोनों कोलिनियर भी हों और दोनों का डायरेक्शन सेम हो। और अगर दो वेक्टर कोलिनियर भी हैं, ठीक है, दो वेक्टर कोलिनियर भी हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है देन हम उस टाइप ऑफ उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स। उसके बाद आता है कितना नंबर था, 7। उसके बाद आता है कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड हमारा एक प्लेन है, अगर इस प्लेन पे मैं दो वेक्टर बना दूं, चाहे वो उनका डायरेक्शन कैसा भी हो, वो दोनों एक ही प्लेन में है, देन हम उस दोनों वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, दे आर कोप्लानर वेक्टर। वेक्टर्स प्रेजेंट इन ए सिंगल प्लेन, वेक्टर्स ऑन ए सिंगल प्लेन, उसे हम बोल सकते हैं कोप्लानर वेक्टर। उसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, अगर दो वेक्टर का एक ही इनिशियल पॉइंट हो, मान लो जैसे ये ए और एक दूसरा ये बी, दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट है, देन हम इन दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, तो हम उसे बोल सकते हैं को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद आता है को टर्मिनल वेक्टर या को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। अब ये टर्मिनल पॉइंट क्या है, मान लो ये वाला एक वेक्टर हुआ, दूसरा ये वाला वेक्टर हुआ, एक ही पॉइंट पे दोनों जाके टकरा रहे हैं, हाँ, मतलब जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, इस पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम है उसे हम बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर। उसके बाद आता है जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर क्या है, अगर मान लो मेरे पास है ए वेक्टर इक्वल टू, दो वेक्टर हैं जो जिनका दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, नल या कुछ नहीं मिलेगा, या फिर उनका मैग्नीट्यूड तो जीरो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 5 वेक्टर और 5 वेक्टर, मैं ये बोलूं दो इक्वल वेक्टर, अगर मैं बोल सकता हूं कब दो वेक्टर को इक्वल कब बोल सकते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, मान लो ये हो गया आपका 5, ये भी हो गया 5। अब इनको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो उनका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा और उनका, लेकिन उनका डायरेक्शन तो रहेगा ना, नहीं समझ आया, वैल्यू तो उसका डायरेक्शन तो रहेगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें,
तो उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आ जाता है क्या, जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट। समझे या नहीं समझे? तो जीरो वेक्टर क्या होता है, या फिर अगर मैं ये बोलूं, इसको अगर और एक एग्जांपल लेके समझे, मान लो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, जीरो वेक्टर ही होगा ना, क्योंकि कुछ तो मैग्नीट्यूड है ही नहीं, जीरो पे स्टार्ट हुआ, जीरो पे खत्म। पोजीशन वेक्टर हम कैसे बोल सकते हैं, अगर यहां पे ए होता तब इसको हम ड्रॉ करते, तो ये वाला आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। लेकिन मैं बोला ऑब्जेक्ट को यहां पे नहीं, मैं ओरिजिन पे रखता हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, तो इस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा ना। तो जीरो वेक्टर क्या है, हैज जीरो मैग्नीट्यूड बट एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है इसको समझो, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है इन द सेंस कि वेक्टर इनटू स्केलर, ये हो सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर क्वांटिटी, या फिर ऐसे भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हो सकता है, समझे? हाँ हाँ, अगर टू स्केलर क्वांटिटी होगा तो उसका डायरेक्शन कहां से आएगा, स्केलर पर 5 × 2 10, ये स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका डायरेक्शन तो चाहिए, हम तो भाई वेक्टर मतलब डायरेक्शन के बारे में तो पढ़ रहे हैं। अब ये जो वेक्टर इनटू वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी फिर से दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ा गया है, ठीक है। अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं और उसका रिजल्टेंट, ठीक है, उसका रिजल्टेंट हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, रिजल्टेंट स्केलर हो जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। और अगर यहां पे दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट है वो अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो हम उसे बोलते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हम इसके बारे में जो ये वाला पार्ट है, ये दो क्लास के बाद और करेंगे इसको, अभी ये सीखना नहीं है। अभी मैं जो मल्टीप्लिकेशन आपको बताने जा रहा हूं वो है वेक्टर इनटू स्केलर का। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए और मैंने बोला 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो दैट विल गिव मी क्या, 5 है वेक्टर, सिंपल। इसे हम बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, इसके लिए बहुत सारे रूल्स है जो हम 2 से 3 क्लास बाद इसको सीखेंगे, अभी नहीं। अभी के लिए बस ये 5 अगर एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है, दैट गिव्स यू दिस रिजल्ट 5 × a, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब जो वेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिवाइड नहीं कर सकते, समझे क्या होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो एक चीज है हमें सीखना है, जो पहला चीज आता है वो है आपका वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन में मैं आपको आज के क्लास में उसका जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो आपको बताऊंगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड बताऊंगा। उसका जो एनालिटिकल पार्ट होता है, मतलब जो एक्चुअल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। आज की क्लास में इतना कर लिए वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ पूरा धीरे धीरे जाए, स्लोली जाए, हड़बड़ाए नहीं। जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हेडिंग दो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जनरली 3 लॉ है, एक है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। ये 3 लॉ है बेसिकली। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 3 लॉ किताबों में बोला जाता है, लेकिन मैं इसको एक ही लॉ मान के चलता हूं। अगर कोई भी एक लॉ या कोई एक लॉ क्या, अगर आप ट्रायंगल लॉ को मास्टर कर लोगे तो ये 2 लॉ भी आराम से हो जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो आपके पास वेक्टर एडिशन के लिए 2 लॉ या 3 लॉज हैं। आज अभी जो हम देखेंगे वो है आपका ज्योमेट्रिकल मेथड, या हम उसे बोल सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल मेथड लिखने में थोड़ा हेवी लगता है, ज्योमेट्रिकल मेथड। ये क्या बोलता है, पहला चीज हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये हो गया ए वेक्टर, दूसरा एक वेक्टर है मान लो ऐसा बी वेक्टर, कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डायरेक्शन ले लो। अभी आपको क्या करना है,
ये जो दो वेक्टर है इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना। हमें क्या करना है, किसी एक वेक्टर का, कोई भी एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को लेके उसके टर्मिनल वेक्टर के ऊपर लेके रखना है। समझे या नहीं समझे? किसी एक वेक्टर का, दो वेक्टर है, किसी एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को लेके दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे रखना है। ठीक है, चीज समझी? मान लो जैसे ये ए वेक्टर है, मैं ये ए वेक्टर लिखा, ठीक है, ये उसका टर्मिनल पॉइंट, ये उसका इनिशियल पॉइंट, ये उसका टर्मिनल पॉइंट। मैंने क्या किया, इस वेक्टर को स्लाइड करके या उठा के वो जितना भी एंगल बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वो जितना भी एंगल बना रहा है उस एंगल पे मैं लेके उसको इसके ए के टर्मिनल पॉइंट पे रख दूंगा। ठीक है, तो मैंने उसे उठाया और उसके ए के टर्मिनल वेक्टर पे रख दिया, टर्मिनल पॉइंट पे रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूंगा, इसका जो पहला वेक्टर है उसका टर्मिनल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करूंगा एक लाइन, और दूसरे वेक्टर के टर्मिनल वेक्टर तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे ये जो वेक्टर मिला, ये वेक्टर मिला, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं डी, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं डी जेड पी। ठीक है, तो ये जो डीपी मुझे मिला, ये जो डीपी है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझे या नहीं समझे? अब अगर ये वेक्टर ऐसा ना होके, ठीक है, ऐसा ना होके कुछ ऐसा होता, तब क्या करता? ये तो ऐसे ऊपर की तरफ था तो मैंने वो हटाया और इधर रख दिया, अब ये ऐसे है, अब क्या करें? मैंने क्या बोला, क्या करना है, रूल क्या करना है जो मैंने अभी बताया, एक वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होना जरूरी है, और कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और बी वेक्टर जो यहां पे ऐसे है, मैं उसको उठा के लाया, इधर रख दिया, ऐसे जितना एंगल था उतना एंगल। अरे रख सकता, क्यों नहीं होगा? इसका इनिशियल पॉइंट, इसका टर्मिनल पॉइंट, तो क्यों नहीं होगा? चाहे वो कोई भी वेक्टर हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसका इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, इसका टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए, इसका इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। जो यहां पे हुआ, इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट था, अभी मैंने क्या किया, इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट कर दिया। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसका ही टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए और इसका ही इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है। रूल ये है कि एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को टच करना जरूरी है। वो कौन सा वेक्टर है, दैट इज नॉट मेंशन्ड, दैट शुड नॉट बी मेंशन्ड। ठीक है, तो मैंने क्या करूंगा, इस बी वेक्टर को मैं यहां ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रॉब्लम आती है, जैसे यहां पे मैंने क्या किया, इधर से पॉइंट शुरू किया, इधर से लाइन शुरू किया और इधर ज्वाइन कर दिया। यहां पे हम अदर वे राउंड भी तो कर सकते थे, इधर से स्टार्ट करते और इधर खत्म करते, कर सकते थे, लेकिन वो नहीं होगा। रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर दो वेक्टर एंड टू एंड हैं, दूसरा जो तीसरा वेक्टर होगा दैट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ना कि ऐसे, वो नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी ज्वाइन करना है हम कैसे करेंगे, अगर ये ऐसे आ रहा है, इसका डायरेक्शन कैसा है, इधर से ऐसे घूम के आ रहा है, तो रिजल्टेंट जो है वो उसका उल्टे डायरेक्शन में होगा। उल्टे डायरेक्शन में मतलब ये अगर ऐसे है तो वो ऐसे होना चाहिए, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखो ऐसा है, समझे या नहीं समझे? इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, और इसे ही हम बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये आपका रिजल्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इनके बीच में कुछ एंगल्स बन रहे हैं जो हम एनालिटिकल मेथड में ही सीखेंगे, वहां पे सीखना बेटर होगा। मैंने बस ये बताने की कोशिश की दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, समझे? लिख लो इसको। देखो, अगर मेरे पास, ये तो हो गया, हमने समझ लिया ट्रायंगल लॉ क्या होता है, समझे? अब अगर मेरे पास यहां पे मैंने जो वेक्टर दिया था कुछ ऐसे दिया था, दो अलग अलग वेक्टर होता है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा वेक्टर ना देखे, मुझे कुछ ऐसा दे देता, को टर्मिनस वेक्टर दे देता, या फिर कोई इनिशियल वेक्टर दे देता, ए वेक्टर या बी वेक्टर, या फिर अगर बोल दो को टर्मिनस को इनिशियल के बदले को टर्मिनस वेक्टर दे देता। ये दो वेक्टर जो आप अभी बोल रहे थे, तो ये जो बी है वो यहाँ ऐसे लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो एंगल में चेंज हो जाता। तो तुम्हें बताऊं, बोला ना, बताऊंगा एंगल वाले पार्ट में।
अब अगर कुछ ऐसा होता तो इस वेक्टर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं इनका एडिशन करता हूं, ठीक है, एडिशन करता हूं, मुझे एडिशन करने के लिए क्या होना जरूरी है? मतलब एडिशन करने के लिए हमारे पास रूल क्या है, मैंने क्या बताया? एक का इनिशियल पॉइंट दूसरे का टर्मिनल पॉइंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो है नहीं, यहां पे दोनों का टर्मिनल पॉइंट एक है या फिर दोनों का इनिशियल पॉइंट एक है। तो क्या करें? इसको भी मैं चाहूं तो ट्रायंगल लॉ से बता सकता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा, वैसा नहीं बताऊंगा, पहले जो एक्चुअल वे है इसको करने का वो हम देखते हैं। एक्चुअल वे क्या बोलता है? अगर मान लो आपके पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है जिसका दोनों का टर्मिनल हमारा सेम है, ठीक है, देन ये क्या बोलता है, कैसे सॉल्व करें इसको? मैं एक वेक्टर या एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा दैट इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा दैट इज पैरेलल टू ए वेक्टर। दो लाइन ड्रॉ किए। अब ड्रॉ करने के बाद इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, इसको जिस पॉइंट पे दोनों जुड़े हुए हैं दोनों वेक्टर, उस पॉइंट से अगर मैं डायगोनल बना देता हूं, ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा और इस रिजल्टेंट को हम बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये जो लॉ है इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन क्या हम इसी चीज को पैरेलल, इतना कौन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा, ये वो उतना टेंशन कौन लेगा? क्या हम इस चीज को बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ कर सकते हैं? कुछ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे कर सकते हैं। मान लो क्या आपको क्या गिवन है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अब उतना पैरेलल ड्रॉ करने का तो मेरे पास पेशेंस नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं इधर से एक वेक्टर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, मान लो जो वेक्टर ड्रॉ किया मैंने वो रिजल्टेंट, मान लो वो एक्स वेक्टर है या सी वेक्टर है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ये देखो इसका टर्मिनल, ठीक है, इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल जुड़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब अगर ट्रायंगल लॉ में इस वेक्टर में लगाता हूं, ये टोटल अरेंजमेंट में लगाता हूं, तो ये मुझे क्या बोलेगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर शुड बी इक्वल टू ए वेक्टर होना चाहिए या नहीं, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे जा रहा है और ये देखो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे उसका डायरेक्शन है इधर, है, तो ये होना चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए था क्या, ये तो मैंने एजम्पशन लिया, ये वाला एज्यूम किया सी वेक्टर है। अगर मैं इस सी वेक्टर को, मुझे सी वेक्टर निकालना है क्योंकि मुझे ए पता है बी पता है लेकिन सी तो पता नहीं है, तो सी निकालने के लिए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या, ए वेक्टर को बी वेक्टर से माइनस कर दो, खत्म हो गया ट्रायंगल लॉ से, हुआ या नहीं हुआ। अब अगर मैं और एक भी मेथड है जैसे इससे निकालते हैं, जैसे ये रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, आपको पता नहीं है कि ये आपको ए वेक्टर दे दिया है ब्लैक पेन में, ये आपको बी वेक्टर दे दिया है। मैं क्या करता हूं, मैं एक पैरेलल वेक्टर जो आप बोल रहे थे अभी, एक पैरेलल वेक्टर यहां पे बना देता हूं, ठीक है, और दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। पैरेलल वेक्टर अगर बनाऊंगा, ये इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, अब दोनों को बना देता हूं, ऐड कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, तो मुझे ये रिजल्टेंट मिल जाएगा, तो ये भी ट्रायंगल लॉ हो गया। तो पैरेललोग्राम जो है बेसिकली ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है और कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं पॉलीगॉन लॉ पे। पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है, मान लो आपके पास एक से ज्यादा, दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, मान लो 5, 10, 20, 50 वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करना है, तो कैसे करें? मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये हो गया, और बी वेक्टर कैसा है, कुछ ऐसा, ठीक है, सी वेक्टर क्या है, कुछ ऐसा, और एक डी वेक्टर है जो है ऐसा। अब इनको कैसे मैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, 4 वेक्टर है, हाँ, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक एक वेक्टर बनाते हैं। ये जो वेक्टर मिला आपको, ये वेक्टर आपका होता है रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। अब इसको मैं अगर ट्रायंगल लॉ से प्रूव करना चाहूँ कि क्या ये हो रहा है सही में, जो मैंने ये रिजल्टेंट ऐसे लिख दिया, अपने मन से लिखूंगा, तुम लोग क्यों मानोगे, मैं भगवान थोड़ी हूँ, नहीं हूँ ना, तो उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ता, ब्लू पेन से लिखते हैं, दूसरे कलर पेन से करेंगे तो समझ में आएगा, फिर ग्रीन पेन से, मान लो ये इधर से मैं इसको जोड़ता हूँ, ये जोड़ा, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बना, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बना। अब मुझे इसको फिर से ऐड करना है, ये दोनों को ऐड कर लिया, फिर इसको ऐड करना है, इसको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका रिजल्टेंट और इसका वेक्टर, ये वेक्टर को, तो इन दोनों वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होना चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर प्लस सी वेक्टर ट्रायंगल लॉ से, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये होना चाहिए। अब फिर से यहां पे ट्रायंगल लॉ लगेंगे, ये एक ट्रायंगल है, तो ये वाला प्लस डी इक्वल टू ये रिजल्टेंट होना चाहिए,
दैट विल इक्वल टू क्या, ए बी सी प्लस डी। इसी लॉ को बोला जाता है आपका पॉलीगॉन लॉ, जो कि बेसिकली हम इससे ही डिराइव कर रहे हैं, किससे, ट्राइंगल लॉ से ही डिराइव कर रहे हैं। तो जो मेन चीज है वेक्टर एडिशन में वो आपको ये समझना है, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ अगर दिमाग में रह गया तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप हर कोई क्वेश्चन कर लो, ठीक है। आज हमने सीखा ज्योमेट्रिकल मेथड, नेक्स्ट क्लास में इसका एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल प्रूफ आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो लिख लो इसको, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।